संभल में रविवार को हिंसा थी, पथराव था, उत्तेजक नारे थे, गोली थी और मौत थी। और उसके बाद से देश की सियासत में कोहराम है, तनाव है। मसला है संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा। अदालत में एक मुकदमा जाता है। उस मुकदमे में कहा जाता है कि शाही जामा मस्जिद मुगलों के समय में पहले से चले आ रहे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई, हरि मंदिर को। और वो मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल से भी पुराना था। अदालत कहती है कि इसमें सर्वे का आदेश दिया जाता है, सर्वे कराया जाए। सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती है, सर्वे का काम शुरू होता है। सर्वे का काम शुरू होता है संभल की जामा मस्जिद में और हिंसा शुरू हो जाती है। धार्मिक नारे लगते हैं, पुलिस पर भीषण पथराव होता है। भीषण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जामा मस्जिद के आसपास की गलियां पत्थरों से पट गई थी, ईंटों से। बाद में नगर पालिका के कई ट्रक लगाकर, ट्रैक्टर लगाकर वो ईंटें हटवाई गई। दर्जनों पुलिस वाले घायल हुए। 2 पुलिस वालों पर गोली भी चली, वो गोली से घायल हुए। आंसू गैस और आगजनी। पुलिस के वाहन ध्वस्तीभूत कर दिए गए, अग्नि को समर्पित कर दिए गए। सिर्फ ये सब इसलिए कि ये हिमाकत कैसे की कि सर्वे हो रहा है। सर्वे डीएम और एसपी के आदेश पर नहीं हो रहा था, सर्वे सरकार के आदेश पर भी नहीं हो रहा था, अदालत के आदेश पर सर्वे था। उस सर्वे से अगर किसी को नाराजगी थी तो उसका उत्तर भी अदालत से ही मिलना था। हायर कोर्ट है, उच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, हाई कोर्ट नहीं जाना, सड़क पर आना है और पत्थर चलाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्थिति तो स्वीकार नहीं होनी चाहिए, स्वीकार की भी नहीं जानी चाहिए। बेहतर होता वहां के सांसद जियाउर रहमान वर्क वो भीड़ के साथ खड़े होकर ये बोले कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी। ये भाषण दे, ये ऐलान करने की बजाय मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उनको अदालत जाना चाहिए था। पढ़े लिखे आदमी हैं, सांसद हैं। अब उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। जियाउर रहमान वर्क के, ये शफीकुर रहमान वर्क के पोते हैं, अखिलेश जी की पार्टी के सांसद हैं, मुकदमे में आ गए। स्थानीय विधायक का बेटा भी मुकदमे में आ, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई। अब अखिलेश जी भी मैदान में आ गए अपने सांसद के लिए। वो कह रहे हैं जियाउर रहमान वर्क तो थे ही नहीं मौके पर, संभल में ही नहीं थे, उनके खिलाफ मुकदमा कैसे हो गया। लेकिन वर्क के खिलाफ मुकदमा किया गया है दंगा भड़काने के, हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को उत्तेजित करना, प्रवोक करना। ये स्थिति बनी। क्या पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव की लपटों के बीच में झोंकने की साजिश थी ये? या कैसे रहा है? मुरादाबाद मंडल भर की पुलिस फोर्स को वहां संभल में उतारा गया, तब जाके स्थिति नियंत्रण में हुई। 4-5 लोग मारे गए, 2500 से ज्यादा लोगों को के खिलाफ एफआईआर हुई है, 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ। और आज दिन भर भी संभल में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, इंटरनेट बंद रहा, तब जाके स्थिति को शासन प्रशासन कंट्रोल में कर पाया। आखिर ये कौन सी डिजाइन है? आपको अदालत के फैसले से नाराजगी है तो सड़क को पत्थरों से पाट देंगे, पुलिस के सर पत्थरों से खोल देंगे, ऐसा करेंगे क्या? वाहनों में आग लगा देंगे जो वाहन खड़े होंगे सड़क पर,
क्योंकि आपको अदालत के किसी फैसले से नाराजगी है, और घोषणा करेंगे कि मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी। उत्तेजक धार्मिक नारे लगाएंगे, अवैध हथियारों से गोली चलेगी भीड़ में, अवैध हथियारों से गोली चली। पुलिस के 2 लोगों को गोली लगी है बताया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में करने में फिर पुलिस गोली नहीं चलाए तो क्या करे? अब गोली चली है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मैदान में आ गए। ये सवाल कोई नहीं उठा रहा कि कानून अपने हाथ में लेकर हिंसा के लिए मैदान के लिए गलियों को मैदान जंग क्यों बनाया गया, मस्जिद की आसपास की गलियों को पुलिस पर पथराव क्यों किया गया? ये सवाल कोई नहीं उठा रहा। कानून के रास्ते का पालन क्यों नहीं हुआ? चिनगारी का खेल बुरा होता है। संभल में चिनगारी का खेल खेला गया। वो तो कुछ ग्रह नक्षत्र अच्छे रहे होंगे उत्तर प्रदेश के कि लपट संभल में ही रोक ली गई। कोशिश तो संभवतः ये रही होगी कि ये 75 जिले तक जाए, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक। तो लपट में सुख लेने वाले लोग निराश हो गए। वो लपट संभल में ही थाम ली गई, रोक ली गई। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के सर्वे का संग्राम उस कोहराम तक जा पहुंचा है जहां पथराव, हिंसा, गोलीबारी के बवाल में कई लोगों की जान चली गई और इन हालातों में सुलग कर सहम गया है संभल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया, हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली एक याचिका दाखिल हुई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। उसी दिन 19 नवंबर की शाम को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम मस्जिद का सर्वे करने भी गई और हल्के फुल्के विरोध के बीच पहले चरण की कार्रवाई करके टीम वापस लौट गई। हालांकि इस पर मस्जिद कमेटी का आरोप ये है कि उनका पक्ष सुने बिना ही सर्वे के आदेश दिए गए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। घटना हुई, इस पर क्या कहेंगे? घटना घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके के उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विदिन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे, लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 24 नवंबर की सुबह एक बार फिर
सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। दोनों पक्षों की ओर से हुई नारेबाजी और उग्र तेवरों ने ऐसा तूल पकड़ा कि तासीर गर्मा गई। भीड़ को रोकने की कवायद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां भीड़ के पथराव और तनाव में हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बवाल इतना बढ़ गया कि गोलीबारी में मारे गए लोगों की संख्या करीब 4 तक जा पहुंची है। वहीं संभल की हिंसा का सवाल भी संसद तक में गूंज रहा है। ओवैसी और चंद्रशेखर ने जहां संसद में सवाल उठाया, तो वहीं अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष से मिले। और तो और पुलिस की तरफ से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई लोगों पर भड़काऊ भाषण का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? हिंसा के बाद संभल भले ही शांत है, लेकिन इधर सियासत अशांत दिख रही है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है, तो वहीं सरकार कह रही है कि शांत संभल में शब्दों की चिंगारी ना भड़काए विपक्ष। बिल्कुल केवल संभल में ही प्री प्लान नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं 11 साल से, नहीं तो सारे के सारे देश में गृह युद्ध की स्थिति बनने जा रही थी। तो अब लोग बौखला गए और ये बौखलाहट का ही परिणाम है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना संभल में घटी है। जो कुछ हो रहा था वो संवैधानिक तरीके से हो रहा था, न्यायालय के आदेश से हो रहा था। उसके बाद इतना उत्पात बढ़ाना, पुलिस को मारना, पत्थरबाजी करना, एफआईआर दर्ज हो गई और मैं समझता हूँ कि योगी जी हैं तो निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल संभल में हुए बवाल में वैसे तो तमाम सवाल हैं, लेकिन इस सर्वे के संग्राम में बचे इतने बड़े कोहराम में सवाल ये है कि आखिर क्यों सुलगा संभल? क्या ये कोई साजिश है? और सवाल तो ये भी है कि आखिर चूक कहाँ हुई? सबसे बड़ा प्रश्न ये, जो संभल नहीं, संभल जैसी परिस्थिति जहां भी हो, हर जगह के लिए जो प्रश्न लागू है वो ये कि अदालत के आदेश का क्रियान्वयन करवाने की जिम्मेदारी, जवाबदारी शासन की है। वो ड्यूटी बाउंड है कि उसका अनुपालन कराए जमीन पर, शासन उससे हट नहीं सकता। तो अदालत के आदेश से अगर सर्वे हो रहा था मस्जिद का, तो वहां पुलिस पर हजारों हाथों में पत्थर लेके पुलिस पर पथराव करने लोग क्यों उतरे? आपको कोर्ट की बात पसंद नहीं आएगी तो आप पथराव करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस पर। संभल को भी कश्मीर बनाना चाहते हैं क्या? ये प्रश्न बड़ा मौजूद है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। अशोक यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। मुफ्ती ओसामा नदवी हैं, एआईएमआई के नेता, नदवी साहब का स्वागत है। रंजना अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। रंजना जी का बहुत स्वागत। रंजना जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कोर्ट ने क्या कहा था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर्वे, मैं सुन रहा था राम गोपाल जी को, वो करे सर्वे करने की जरूरत क्या है, ये कोर्ट वाले आग लगा देंगे। अखिलेश जी भी करे सर्वे करने की जरूरत क्या है। कोई तीसरा कह रहा कि अच्छा सर्वे कर रहे तो इतनी जल्दबाजी क्यों की सर्वे करने में, ठंडे ठंडे करते। अदालती स्थिति क्या है जरा बताइए। देखिए, अदालत के ऊपर ये सब बिला वजह की बयानबाजी नहीं चलती। अदालत में एक एप्लीकेशन डाली गई 8 गा जी।
8/19 तारीख को अलाउ हुई और कोर्ट ने कहा हम क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया भी इसमें पार्टी है, आगे की कार्यवाही के लिए सब पार्टीज को नोटिस इश्यू कर दिया गया और कहा हम सबको सुनेंगे। और जो 8 थी उसको अलाउ किया कि मीनवाइल एडवोकेट कमिश्नर जाएं और सर्वे करें, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो जाए। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होने में किसी दूसरे पक्ष को क्या आपत्ति है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। आप किस चीज को छुपाना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो लोग अदालत को नहीं मानते हैं, ये लोग अदालत को नहीं मानते, पूरे भारत को ही अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं। इसीलिए चप्पलों से, पत्थरों से पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो बौछार हुई है, जो इतनी जन संपत्ति की, राज संपत्ति को जो हानि हुई है, ये लोग अपनी भारत को, इस भूमि को ही नहीं मानते तो अदालत को क्या मानेंगे। तीसरी बात है, अगर सर्वे का आदेश हुआ था और कोर्ट ने कहा था सर्वे करके रिपोर्ट अमुक दिन को 28 तारीख को जमा करो, तो एडवोकेट कमिश्नर ने और दोनों पार्टीज ने और पुलिस प्रशासन ने अगर सर्वे के लिए कहा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज हो गई हो जो आसमान फूटा पड़ रहा हो। सर्वे की बात थी और कोई उसमें यह भी नहीं था कि एएसआई का सर्वे हो या कोई खुदाई, खाली ओपन आइज से सर्वे था, ये देखने के लिए कि क्या क्या चीज है एक्चुअल में। अगर आपको कोई डर नहीं था, आप दरवाजे खोल देते, देख करके वो चले आते, कोई ऐसी आफत नहीं थी। ये प्री प्लान्ड मैनर था और अगर ये सर्वे ना भी होता तभी भी इनकी जो तैयारी पहले से, पत्थरबाजी और चप्पलें थी, शुक्र मनाइए कि वो पेट्रोल वाली बोतलें नहीं थी, ये तैयारी इनकी पहले से ही थी। और पूरे प्रदेश में जो भी आपने कहा है कि गाजियाबाद से लेकर बहराइच से लेकर सब जगह इनको यही चीज करना था, तो यही चीज करना था। अदालत क्या चीज है इनके सामने। जी अशोक यादव जी, इस बात में क्या नाराजगी, अच्छा मान लो नाराजगी भी हो तो पुलिस से क्यों नाराजगी है? अदालत से नाराजगी है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से नाराजगी है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। नहीं, यही ना तरीका है। ये तो नहीं होगा कि नहीं अदालत ने कोई आदेश दिया, अधिकारी उसको एग्जीक्यूट कराने आए, बोले दे लठ दे लठ, दे पत्थर, बोले इनका कपाल खोल दो। ये तो नहीं चलेगा न। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लोग उत्तेजित थे, किस बात से उत्तेजित थे और क्यों उत्तेजित थे, किस बात से उत्तेजित थे, इससे भी बड़ा प्रश्न कैसे उत्तेजित थे, क्यों उत्तेजित थे। अदालत का फैसला शासन लागू नहीं कराएगा तो क्या करेगा, कराएगा ना। आप उसके खिलाफ स्टे ले आइए। बर्क साहब नेम्ड हो गए एफआईआर में, जियाउर रहमान, अभी भी वो करे सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट संज्ञान ले, जियाउर रहमान बर्क संज्ञान लेके अदालत नहीं जाएंगे क्या? अखिलेश जी अदालत जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी जा सकती है। क्या ये है कि अगर कोर्ट किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश करेगा तो उसके खिलाफ यही प्रदर्शन होगा जैसा दिख रहा है, हिंसा होगी? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, निवेदन है 2 मिनट का समय दें, मैं आपके सारे प्रश्नों भैया 3-4 मिनट पूरा समय जी। देखिए, देश में तमाम ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं। उन्हीं संस्थाओं का काम है कि देश में शिक्षा प्रोवाइड करना, लोगों को अच्छे नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देना। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी भी संस्थाएं हैं जो अपने छात्रों को दंगा कराना, बांटने काटने की राजनीति करना, नफरत फैलाना, इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं। और उनके जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं, आज जब वो राजनीति में हैं, माननीय मोदी जी जैसे लोग, माननीय योगी जी जैसे लोग, जो आरएसएस और भाजपा में जो ट्रेनिंग अर्जित किए हैं, उसी के हिसाब से अपना काम, जो उनका स्पेशलाइजेशन जिस विभाग में है, वो स्पेशलाइजेशन अपना जो समाज को दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में बहराइच दंगा भी आपने देखा होगा, उसी कड़ी का बहराइच दंगे का पार्ट 2 है। और दूसरी बात, जो दंगे कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दंगे कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है अमिताभ जी, क्योंकि राम मंदिर का जब फैसला आ गया तब आरएसएस और भाजपा के पास कोई काम ही नहीं बचा। ये लोग बेरोजगारी में जी रहे थे कि अब क्या करें, अब तो कुछ है ही नहीं मामला जिसमें हिंदू मुस्लिम कराया जाए। अब ये क्या किए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लगे, क्योंकि भाई अब देखिए, कोई आदमी अगर मिसक्रिएंट एलिमेंट है इस तरह का, तो उसको कोई ना कोई नौकरी चाहिए ना, कोई रोजगार चाहिए। अशोक जी एक मिनट, एक 30 सेकंड, फिर आप 30 सेकंड से इसमें एक तथ्य जोड़ दो। काशी का विषय, विश्वेश्वर महादेव का, और जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का विषय भारत की न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि विषय खत्म हो गए। भारत की न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, एडवांस स्टेज पर तेजी से गुजर रहा है, ये हम लोग करें जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो वही मैं कह रहा था कि जब राम मंदिर का फैसला आ गया तो आरएसएस भाजपा
अपने आप को निहत्था महसूस कर रहा था कि अब हमारे राजनीति करने का क्या है, तो फिर इसी तरह का हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजो और नया नया विवाद पैदा करो और धार्मिक और इस तरह के दंगे कराओ ताकि उनका रोजगार चलता रहे। और इसका मूल उद्देश्य अमिताभ जी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के दंगे के पीछे जो साजिश है, सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो 80% जो हिंदू आबादी है, उस हिंदू आबादी का ब्रेन वॉश करने का है, ताकि वो हिंदू आबादी के लड़के नौकरियों की बात ना करें, उस हिंदू आबादी के लड़के पेपर लीक की बात ना करें, किसान अपने डीएपी की बात ना करे, पीडीए अपने आरक्षण की लूट की बात ना करे। इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव है। अशोक जी, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव था। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने जितने आरोप लगाए मैंने धैर्यपूर्वक पूरा अवसर दिया। मेरा एक छोटा सवाल है, फिर मैं भाजपा के पास जाऊं, फिर एआईएमआई के पास। कोर्ट का आदेश पालन कराया जाएगा तो सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आएंगे पत्थर लेके, उसके बाद में 50 ट्राला और ट्रक लगा के पता लगता है नगर पालिका पत्थर भरवा पाई। क्या ये क्या तमाशा है? आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपसे मतलब जो पत्थर फेंक रहे थे उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको और उनके नेताओं को अदालत जाना चाहिए था। ये ड्रामा तो नहीं स्वीकार हो सकता ना। ये बनाना स्टेट है क्या कि हमें अदालत की स्थिति करनी थी? बोले फिर तो बोले हमने पथराव कर दिया है और तमंचा 5-7 फायर झोंक दिए। ये तो नहीं चलेगा ना। आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अदालत जाइए, यही ना तरीका है अशोक जी। या पत्थर चलाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, किसी भी घटना को लिए, किसी भी घटना जब होती है तो उसके पीछे कोई न कोई एक उसका जो है एक ऐसा तत्व छुपा होता है जिसकी जो कारक बनता है, उस घटना का जो कारक होता है। तो इस घटना का कारक भाजपा खोज रही थी। अब इसमें आप देखिए अशोक जी, हमने आपकी सारी बात सिर माथे मानी। मैं तो एक लाइन पूछा, बाकी सब उसी लाइन पे आ रहा हूं। ना ना ना, आप नहीं आ रहे। मैं पूछ रहा हूं भाजपा सपा सबको किनारे करो, वर्ग को भी किनारे करो, ठीक? मुझे ये बता दो, कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो सिर खोल देंगे पुलिस वालों का? ये किसने का अधिकार दे दिया भाई? ये कैसे तमाशा हो सकता है? हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट जाओ भाई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, अगर उस घटना में जो घटना आप बता रहे हैं, जिस घटना का जिक्र आप संभल की घटना की कर रहे हैं, उस घटना को लेकर के मैं सीधे बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश तो 19 तारीख को था ना सर्वे का, तो आपने 19 तारीख को सर्वे कर लिया, फिर अचानक से आपको क्या मन में खलबली मची कि सुबह सुबह 7 बजे 6:30 बजे चल दिए जय श्री राम और न जाने कौन कौन सा नारा लगाते हुए। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा, मैं ऋचा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं। अशोक जी ने थोड़ी सी बात घुमा दी। मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल है, सीधा है, उससे न दाएं न बाएं। लेकिन अशोक भाई बुद्धिमान प्रवक्ता है, योगी प्रवक्ता, तो उन्होंने घुमा दी। मैं फिर एक बात कह के ऋचा सिंह से सवाल लूंगा एक, कि ये झूठा प्रचार है कि 19 को हो गया था फिर इतवार कहे गए। ये झूठा प्रचार है क्या? ये जानबूझकर असत्य संभाषण किया जा रहा है स्थिति को तनावपूर्ण बताने में। जिनको पास जिसने भी जिनको जानकारी दी वो झूठ जानकारी दी। मैं नहीं कह रहा उनको जानकारी नहीं होगी बड़े लोगों को, लेकिन झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के भी। कई बार हम छुपा जाते हैं। अदालत ने 19 तारीख को सर्वे हो, 20 तारीख को नहीं हो, 21 को हो, फिर 22 को ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। अदालत ने कहा सर्वे कोर्ट कमिश्नर जाएं, सर्वे करके 29 तारीख को हमारे सामने रिपोर्ट पेश करें, वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोज के साथ, ठीक? 19 को हुआ, 19 को जो रह गया वो इतवार को होने गया। क्या ये समाजवादी पार्टी और MIM से AIMI से तय हो, पूछ के सर्वे का टाइम और दिन तय होगा? क्या ओवैसी मुहूर्त निकालेंगे सर्वे का या वर्क निकालेंगे? ये प्रशासन ही तय करेगा ना, सर्वे कमिश्नर तय करेंगे मित्र। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? मैं देख रहा हूं लखनऊ तक बड़े नेता कह रहे सर्वे हुआ क्यों दोबारा? क्यों भाई, तिबारा भी हो सकता है। कुछ जगह की फोटो अगर रह गई, तिबारा नहीं जा सकते। उन्होंने तिबारा जाओगे तो सिर खोल देंगे। ये रंगबाजी नहीं ठीक है ना, ये लोकतंत्र का निषेध करती है ये धारणा। मैंने देखा, मैं इस पर कल से देख रहा हूं, कहा जा रहा है सर्वे किया क्यों? 19 को हो चुका था जितना होना था। नहीं जी, रंजना जी गलत तो नहीं कह रहा? बनारस में भी सर्वे हुआ ज्ञान वापी का, तो कई चरणों में हुआ। अशोक भाई आप तो विद्वान व्यक्ति हो क्या?
सर्वे की तारीख ना भाजपा तय करेगी, ना ओवैसी तय करेंगे, ना सपाई तय करेंगे, ना बसपाई तय करेंगे। क्या इतना तो मान के चलना होगा। ऋचा जी, विषय ये कि स्थानीय प्रशासन जिन्होंने पत्थर चलाए उनकी भूमिका पर हम टिप्पणी कर ही रहे, लेकिन मेरा कहना ये है कि स्थानीय प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी, उत्तेजक परिस्थितियां पैदा करेगी, हिंसा होगी, बीसियों पुलिस वाले घायल होंगे, वाहन जला दिए जाएंगे, बिजली के तार ऊपर से टपक कर गिर पड़ेंगे, नीचे से गाड़ियां जलेंगी, तो हाहाकारी स्थिति बनेगी, गोलियां चलेंगी। इसको पहले से समझ क्यों नहीं पाया? अब आपने 2,500 FIR कर दी, मैं कह रहा 2-4 हजार और कर दो, बर्क को भी गिरफ्तार कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मसला ये कि आप पहले से क्यों नहीं समझ पाए कि इतनी बड़ी सुरक्षा चाहिए हमको, वहां कोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट कराने के लिए कितनी सुरक्षा चाहिए और किस स्तर की सुरक्षा चाहिए? ऋचा सिंह जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे मतलब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन कभी अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी के साथ सर्वे की टीम के साथ गया था। पहला सर्वे 19 तारीख को हुआ जो कि कई घंटे चला। उसके बाद जुम्मे की नमाज हुई और जुम्मे की नमाज के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के द्वारा वहां पर भड़काऊ भाषण दिया गया, लोगों को उत्तेजित करने वाली बातें कही गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तैयारी करते हुए मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगा दिए और साथ ही वहां पे शांति की अपील भी की गई और बर्क साहब को भी एक नोटिस इशू किया गया जिसमें कहा गया कि वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण ना दें। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद चूंकि पूरी तरीके से हिंसा को करवाना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। जब सुबह 24 तारीख को पुनः सर्वे की टीम पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर पत्थर लेकर निकल आए सर्वे टीम के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, हमले किए गए, अवैध हथियार रखे हुए थे, पूरी तैयारी से थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा इस पूरी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कितनी संवेदनशील तरीके से उस स्थिति को नियंत्रण में करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन इस तरीके की पत्थरबाजी, भड़काऊ भाषण के बाद करवाना और समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार एक मिनट मैं थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं। मैंने अशोक जी से भी कहा घुमा फिरा के हमारे साथ ना डील करो, वही आपसे कह रहा हूं। अगर प्रशासन को कोर्ट के आदेश से ना दाएं भाग सकता है ना बाएं भाग सकता, उसको तो इंप्लीमेंट कराना ही होगा अगर हायर कोर्ट उस पर स्टे ना दे दे तब तक। ठीक, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता और मुझे ये इंप्रेशन होता कि वहाँ हिंसा हो सकती है, संभल का अपना एक अलग किस्म का मिजाज है, ठीक, चाहे मुझे कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ता, 144 से काम नहीं चला, कर्फ्यू लगाता, कोर्ट का आदेश तामील कराता, लेकिन ये स्थिति नहीं आने देता कि हजारों लोग हाथ में पत्थर लेके चले आए। इस जंगल राज की तरीके से व्यवस्था होगी क्या ऋचा जी? कर्फ्यू क्यों नहीं लग सकता था? कर्फ्यू क्यों नहीं लग सकता था एहतियाती तौर पर? आदरणीय अमिताभ जी, संभल का स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद था और वो लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लोगों से कर रहा था। बाहर की फोर्स बुलाई गई थी, मस्जिदों पर कैमरे लगाए गए। ये सारी बातें हमने मान ली ऋचा जी, हमने सारी बात मान ली। अपील हमने सब नेताओं की देखी और प्रशासन की देखी, अपील हम सब जानते हैं। ये चारों तरफ गलियों से जो हजारों लोग निकले, प्री प्लान्ड था, मैं सहमत हूं। उतरे पत्थर ही कहां से आए, ईंटें कहां से आए, गुम्मे कहां से आए? मेरा सिर्फ सवाल ना ऋचा जी, ना आपका विषय ये नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, वो हम सवाल अपनी तरफ से अशोक यादव से पूछ रहे हैं, अभी नदवी से पूछेंगे। आपसे प्रशासन सवाल ये, प्रशासन इस बात को पहले से समझ क्यों नहीं पाया, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ करके सील करके क्यों नहीं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि अगर हम सरकार मतलब क्या प्रशासन इतना कमजोर है कि किसी स्थान पर कोर्ट के किसी आदेश का पालन कराना हो तो बोले नहीं अब पत्थर तो चलेगा भैया, देखिए 10-20 लोग घायल होंगे, 10-5 मरेंगे, तभी हम करवा पाएंगे? ये है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ था
और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी को भी पत्थरबाजी करने की छूट नहीं दी जाएगी और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी रुको नदवी, अभी रुको भैया। हाँ जी, लेकिन मैं इसमें एक दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी ये बात कह रहे थे कि दोबारा सर्वे टीम क्यों पहुंच गई। सर्वे टीम को जितनी बार लगेगा सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करने से पहले वहां पे वो उतनी बार जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जिस तरीके से अपने बयानों से भड़काने की कोशिश उत्तर प्रदेश की जनता को कर रहे हैं वो निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनको एक बार भी इन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पत्थरबाजी की गई इसकी निंदा नहीं की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये पुलिस प्रशासन वाले क्या किसी का परिवार नहीं है या किसी के बेटे नहीं है? क्या किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, दोबारा समाजवादी पार्टी के सांसद समेत दोबारा सबके ऊपर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी दोबारा आते। मैं तो भाई इस सोच का आदमी, नदवी भाई आपका सर, मैं तो भाई इस सोच का आदमी हूं, बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो चाहे कोई कार्रवाई करो। क्या मैं इस मिजाज का हूं कि पहले इतनी सख्ती कर दो कि बाद में कड़ी कार्रवाई की नौबती ना आए। क्या ईंटा पत्थर छोड़ो, आदमी जो पत्थर मारने की, घर के बाहर जाने के पत्थर लेके जाने की सोचे, उसे लूज मोशन लग जाए डर के मारे। क्या घर में बैठिए, कैसे हो सकता है? शासन का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए। बाद में आपने 5000 लोग गिरफ्तार कर दिए, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। मेरी राय यही भैया, देखो सच्ची बात तो ये, मैं अगर वहां कलेक्टर और कप्तान होता मैं ऐसा ही बंदोबस्त करता। क्या परिंदा पर नहीं मारता, और एक बार नहीं 3 बार सर्वे करा था, क्या दिक्कत थी? बाद में मैं पूरे मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर का थाने का पुलिस, 80 थानों की पुलिस बुलाऊं, उससे पहले मैं एक ही बार में व्यवस्था नहीं कर लेता। खैर नदवी साहब, बुनियादी सवाल, सिर्फ बहुत सरल सवाल जिसका उत्तर मैं चाहता हूं, अशोक भाई से भी मांगा, आपसे भी, कि अदालत ने कोई फैसला दिया, एक पक्ष को समझ नहीं आया तो ऊंची अदालत जाओ, यही तरीका है ना। बोले अच्छा करने आओ, फैसला को क्रिया को अमली जामा पहनाने आओ, तब तुम्हारा सर खोलते हैं। क्या गुम्मे लाके रख लो भैया, ये तो नहीं चल सकता, चलना भी नहीं चाहिए। इसके लिए चाहे जितने, एक मिनट, इसके लिए चाहे जितनी सख्ती करनी पड़े, इसकी छूट नहीं दी जा सकती कि अदालत का फैसला क्रियान्वित होने आएगा तो हम सड़क लाल कर देंगे, ये नहीं चल सकता। इसमें कोई गलत बात तो नहीं नदवी साहब? बिल्कुल, आपका कहना सही है सर। कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश का पालन कराना लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जिसमें संभल का प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार से संभल में घटना हुई है और जिस प्रकार से लोगों पर गोलियां वहां पर चलाई गई है और जो पत्थरबाजी हुई है, उस पर बिल्कुल खुले शब्दों में मैं कहूंगा उसमें लोकल प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है। लेकिन सर मैं 2-3 बातें आपके सामने, अपने तमाम प्रवक्ता साथियों के सामने यहाँ पर कहना चाहूंगा। देखिए, सीनियर डिवीजन जज आदित्य सिंह जी ने एक ऑर्डर, उनके यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, 2.5 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर पास हो जाता है और कहा जाता है कि आप जो है एक एडवोकेट कमीशन नियुक्त कर दिया गया, आप जाइए और वहां पर सर्वे कराइए। पहली बात, वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, वो किसी का जो वर्शिप एक्ट 1991 के अंडर में जो गवर्न होता है, जो वहां पर कानून लागू होता है, उसके अंतर्गत वहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया गया। एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद जैसे ही मुसलमानों को पता लगा कि मस्जिद के ताल्लुक से कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ, तो देखिए एक स्वाभाविक है, हर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनमें थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन उस दिन सर्वे हो गया और पूरा अमन अंदाज में सर्वे हुआ। और वहां पर जब सर्वे हुआ तब सर्वे की टीम वहां से चली गई। लेकिन विष्णु शंकर जैन एडवोकेट जो है, जब वो दूसरे दिन 24 नवंबर को जब वो सर्वे करने वहां पर पहुंचते हैं, तो जिस अंदाज में वो वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके वीडियोस आए हैं। अमिताभ जी, आप बहुत समझदार और बहुत समाज के चिंताजनक व्यक्तियों में शुमार होते हैं, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे। वहां पर जिस तरह से आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी, तो उसकी इजाजत उनको किसने दी इस बात को लेकर?
उसकी इजाजत उनको नहीं होनी चाहिए थी। वो वहां पर सर्वे करने जा रहे थे, एडवोकेट कमीशन की तरफ से जा रहे थे या किसी दल और मंडल की तरफ से जा रहे थे? इस बात का जवाब मुझे अधिवक्ता महोदया, हमारी सीनियर एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री जी हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह जी हैं, ये इस बात का जवाब दें। जिस प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी वहां पर हो रही थी, उन्होंने वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की है। और सर ध्यान रखिए, खुलेआम आंसू गैस से भी आप कंट्रोल कर सकते थे, आप बैरिकेडिंग के जरिए भी आप कंट्रोल कर सकते थे माहौल को। आपको पता था कि 24 नवंबर को दोबारा से सर्वे होना है, लेकिन नहीं, आपने कंट्रोल नहीं किया। आप कंट्रोल करने में फेल साबित हुए हैं, और जिसका कारण ये हुआ कि 4 बेगुना जी नदवी साहब, ठीक है, मौत हो गई है। जिनके घर के चिराग, ठीक है नदवी साहब, ठीक है, सुनिए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए सर, मुझे दोबारा ये कहने दीजिए। एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, ठीक है, ये मंदिर, ये मस्जिद जो वहां पर है, कोई 10-20 साल, 50 साल, 100 साल पहले नहीं बनाया गया है, वहां पर सैकड़ों साल से वहां पर मस्जिद, ठीक नदवी साहब, ठीक है, सैकड़ों साल से मस्जिद है। अब रुक जाओ भैया, अब रुक जाओ। नदवी साहब ने जितनी बातें की उस पर 3 टिप्पणी करूं, फिर रंजना जी के पास जाऊंगा। मस्जिद कभी बनी हो, इस्लाम के पैदा होने के बाद ही बनी, इस्लाम के पैदा होने से पहले तो मस्जिद बन नहीं गई नहीं। अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात, दोबारा आएगी तो बात काट लेना, अभी तुम बीच में नहीं पढ़ो, ठीक। आप कह रहे हो कि ये कोर्ट ने एक्स पार्टी दे दिया, फलाना दे दिया, चेहरा नहीं देखा, रामलाल की नहीं सुनी, रफीक की नहीं सुनी। जितनी शिकायतें हैं मेरे भाई, हाई कोर्ट लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ, किस सड़क पर निपटारा करोगे? बोले गुम्मा ले लिया, अब आजा ना। मैं इस रंगबाजी, रुक जाइए नदवी, मैं इस रंगबाजी के खिलाफ हूं। इस रंगबाजी का प्रतिकार होना चाहिए, इस रंगबाजी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, और पथराव भी छोटा मोटा नहीं, जिस बाद में सफाई करने में ट्रक और ट्रॉला लगे, इतना भीषण पथराव करने वाले लोग निर्दोष और मासूम नहीं हो सकते। गाड़ियों में आग लगाई गई, उससे बिजली का हाई टेंशन वायर पिघल के नीचे आ गया। वो लोग मासूम नहीं है, दुधमुई बच्चे थोड़े न थे, वो कूद कूद कर पत्थर मार रहे थे भाई, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। गजब बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि ये तो बच्चे थे। ना ना ना, ये तर्क नहीं चलेगा। अगर चलिए हम मान रहे हैं कि किसी ने ना, ये तर्क नहीं चलेगा। इसलिए मुझे जो कहना था, ठीक, अभी नदवी साहब रुकना होगा, मुझे जो शासन से कहना था मैंने कहा, लेकिन उसकी आड़ में सपा या AIMI ये नहीं कह सकती कि पथराव करने वाले बच्चे थे। ना, ये बच्चे नहीं थे, ये कानून के माथे पर पत्थर मारने वाले लोग हैं। आप कानून के माथे पर पत्थर मारेंगे? और सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? उसको नहीं आप कहेंगे सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए भाई? सर्वे कमीशन, सर्वे में क्या समस्या? और हम बता दें एक दूसरी बात जो, अरे रुक जाओ भाई नदवी, अभी रुक जाओ, नोट कर लो तो बात करना, अभी रुक इनके बाद। एक जानकारी और भी गलत है, अशोक जी आपके भी काम आएगी, अब 2-3 दिन इस पर डिबेट, कई जगह आप जाएंगे। जैन जो थे वो सर्वे कमिश्नर के रूप में नहीं गए थे क्या? जैन पिटिशनर थे क्या? सर्वे, बीच में नहीं बोलो, सर्वे कमिश्नर का नारा लगाते का कोई वीडियो नहीं क्या? रंजना जी मैं गलत तो नहीं हूं? सर्वे कमिश्नर अलग चीज थी, पिटिशनर अलग चीज थी। रंजना जी मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोर्ट ने गलत ही फैसला दिया, तो उसका उत्तर पत्थर होगा क्या या हाई कोर्ट होगा? अब सवाल यह भी उठाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि अरे छोटा जज था, इतना बड़ा फैसला कैसे दे दिया? अरे मैं राम गोपाल जी को सुन रहा था, बोले ये अदालत वाले जज लोग हैं, पूरे देश में आग लगवा देंगे। नहीं, ऐसे फैसले देके क्या अदालत फैसले कैसे दे ये नेता तय करेंगे? रंजना जी देखिए, अदालत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी से लेकर के शीर्ष अदालत तक, दो सारी अदालत एक। जी जी रंजन जी को कुछ तकनीकी समस्या। अशोक जी वही मेरा प्रश्न है कि
चंद्रचूड़ साहब ने रिटायरमेंट से पहले एक भाषण में कहा था कि जो सबसे छोटी इकाई है ना कचहरी की, वो भी भारत के न्याय व्यवस्था के सारे अधिकार इनहेरेंट करती है। क्या उसके निर्णय से असहमत हुआ जा सकता है, उस चुनौती ऊपर दी जा सकती है, लेकिन अगर उस चुनौती ऊपर से रोक नहीं लगेगी तो उसका निर्णय ही मान्य होगा। अशोक जी, अभी मैं सुन रहा हूं, ये बताने की कोशिश हो रही है कि चिंटू टाइप का जज था, बताइए ऐसा निर्णय दे दिया। नहीं, बोले इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी। क्या तो क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय जज देंगे फैसला तब मानेंगे? अशोक जी। अमिताभ जी, आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट भी अगर जुडिशरी की है तो उसका भी अधिकार वही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके खिलाफ अगर कहीं कोई अपील हो सकती तो न्यायालय में ही हो सकती है। और कानून व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में लेने का भी अधिकार नहीं है, भी बात आपकी बिल्कुल सही है। सवाल तब खड़े होते हैं अमिताभ जी, जब शासन प्रशासन द्वारा जानबूझ के कुछ ऐसा प्रोवोकेशन किया जाता है कि ऐसा माहौल खुद क्रिएट हो जाए। आपने कई सवाल पूछे कि क्या वहां पे सर्वे के पहले सर्वे करके ऐसा नहीं किया गया कि ताकि ऐसी नौबत ही ना आए, ऐसा कोई प्रिवेंशन क्यों नहीं किया गया शासन प्रशासन के द्वारा? आपने सवाल किए, अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन उसका सवाल बहन जी के द्वारा नहीं दिया गया, ऋचा जी के द्वारा। तो ये सवाल उठता है कि क्या शासन प्रशासन की मंशा थी कि इस तरह के दंगे भड़के ताकि हिंदू मुस्लिम उनका जो है जो स्पेशलाइजेशन है, मैंने इसके पहले कहा, तो उनका जो फार्मूला था वो पास हो। अच्छा, दूसरी चीज कि देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर वहां पे पत्थरबाजी हुई, अगर नहीं मान लीजिए हुई, मैंने देखा वीडियो देखा, हुई पत्थरबाजी वहां पे, तो पत्थरबाजी को रोकने के लिए सिर्फ बुलेट ही रास्ता नहीं है कि किसी की जान आप ले लीजिए। तमाम ऐसे शासन प्रशासन के पास हथियार, आंसू गैस है, रबर बुलेट्स है और लाठी भाजना है, पैर में गोली मारना है। अशोक जी, तमाम ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें अशोक जी, मैंने वहां के बड़े अधिकारियों से बात की खुद, वहां आंसू गैस चला, वहां लाठीचार्ज हुआ, सब हुआ। उसके बाद जब तमंचे से गोली चलने लगी तो आंसू गैस काम नहीं आता है। एसपी, रुक जाओ भाई, एसपी घायल हुआ, मौजूदा विधायक का लड़का गोली चलाने में एफआईआर हुई है, गोली चलाने में, पत्थर चलाने में नहीं। यादव जी, ऐसी सियासत होगी क्या? जो पुलिस इस तरह से टारगेट करके पिस्टल से गोली मार रही है, अब कमिश्नर का बयान आप क्या आप बताइए कि कमिश्नर ने क्या बोला वहां पे? तो कमिश्नर खुद झूठ बोल रहे हैं वहां पे, जो सरकार खुद झूठ बोल रही वहां पे, सरकार दंगे करवा रही वहां पे बहराइच टाइप का। आप इस सवाल को काहे भूल, ये सब जितना प्रायोजन हो रहा है, जो कोर्ट कचहरी फलाने ढमकाने सर्वे बोरवे, उस सबका उद्देश्य एक ही, दंगा कराना भाई। अच्छा, आप कह रहे हो कि कोर्टों को रोक दिया जाए, समाजवादी पार्टी ऐसा आदेश जारी कर दे, फिर आज शाम को अपने लेटर हेड पर कि भारत के सारे कोर्टों को निर्देश दिया जाता, उसमें साथ में ओवैसी जी की दस्तखत भी करा लो कि कोई सर्वे की इजाजत नहीं देगा। एक आदेश जारी कर दो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक, मुंसिफ तक। अगर यही लोकतंत्र है तो अशोक भाई जारी कर दो, लेट द जुडिशरी डिसाइड्स, कोर्ट तय कर देगा। ये कह दो कि किसी को मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। क्या अदालतों के फैसलों पर नाराजगी सड़क पर इस ढंग से हिंसा करके उतारी जाएगी? आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, आप ही घुमा रहे महाराज। अभी रुक जाओ, रंजना जी, आप तो मेरी आवाज जा रही है भाई? रंजना जी, हाँ, मेरा प्रश्न वही है कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि बहुत छोटे टाइप के जज ने फैसला दे दिया है। जो कहा नहीं जा रहा है बिटवीन द लाइंस वो है कि बताओ वो भी फैसला देंगे। अब हम लोगों ने जितनी किताब पढ़ी है भारत की न्याय व्यवस्था की, उसमें मुंसिफ और सीजीआई एक ही माला का हिस्सा है। अगर मुंसिफ का फैसला बड़ी कोर्ट ने रोका नहीं तो उसका फैसला भी लॉ ऑफ द लैंड है। रंजना अग्निहोत्री, देखिए, ये अगर मुंसिफ के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि छोटे जज ने फैसला किया है, तो इनके ये वर्ड्स जो हैं ये कंटेम्पचुअस हैं। इनको कंटेम्प्ट की नोटिस इशू हो सकती है, सो मोटो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, या कोई भी व्यक्ति अवमानना का मुकदमा दाखिल कर
कर सकता है, इनको जेल होगी। दूसरी बात है, अशोक यादव जी को मैं एक बात बता दूं, जब 2012 में इनकी सपा की सरकार थी तो नारायण तक भी करते हुए लखनऊ में जैन ये महावीर जी की मूर्तियां और बुद्ध जी की मूर्तियां बुद्धा पार्क है वहां पर तोड़ी गई थी, उनको भी रेस्टोर करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया था। वो किसके आदेश से मूर्तियां तोड़ी गई थी? जब आप मूर्तियां तोड़े तब आप बच्चे हैं, जब आप पत्थर चलाएं तब बच्चे। उस समय भी कहा गया था कि कुछ बच्चों ने तोड़ी है। अब ये बता दें, आईपीसी में बच्चों की उम्र क्या है? 10 साल के बच्चे को सजा मिल सकती है, 16 साल के बच्चे को सजा मिल सकती है, कि 20 साल के बच्चे। और माँ बाप के लिए तो 70 साल का बच्चा भी, 70 साल का बेटा भी बेटा रहता है। तो क्या कानून में अगर 18 साल का या 15 साल का व्यक्ति गुनाह करता, अपराध करता है, तो क्या वो दंड का भागी नहीं होता है? कानून को ये लोग हल्के में ले रहे हैं। इन्हें कानून की पुस्तकों को पुनः पढ़ना चाहिए। ना पढ़ पाए तो इन्हें कहीं कोचिंग क्लास लेनी चाहिए, तभी इन्हें जाकर के मीडिया में इस तरीके जी। ठीक है ऋचा जी, इस तरीके के बड़ी विचित्र बात है। दो घटनाएं घटी, ठीक है रंजना जी, दो घटनाएं घटी। मैं आ रहा हूँ ऋचा जी आपको। दो घटनाएं घटी, एक बहराइच में घटी, एक संभल में घटी कल, ठीक है ना भैया? रुको नदवी साहब, तो बहराइच में जब मारा गया मिश्रा, अगर मैं सही याद कर, गोपाल मिश्रा ऐसा कोई कि जो भी नाम था, जब वो मारा गया तो उसको किसी ने मासूम निर्दोष नहीं कहा। वो मारा गया तो उसको एक तरीके से ऐसा पिक्चराइजेशन किया गया कि उसने बवाल इतना किया कि उत्तेजना मार दिया गया। संभल में जो मारे गए क्रॉस फायरिंग में, पथराव में, उनके लिए कहा जा रहा है नन्हे मुन्ने मासूम। ये दोहरा मानदंड ठीक नहीं। अगर मासूम है तो फिर बहराइच और संभल दोनों जगह है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि बहराइच वाला मरा तो मासूम नहीं था, संभल में मरे तो मासूम है ना। एक बात पैमाना तय कर लो, उसी से नपने से सब नापे जाए। खैर ऋचा जी, मैं फिर वही आऊंगा। मैं कलेक्टर और कप्तान पर कैसे भरोसा कर लूं? हमको मालूम है संभल की हकीकत क्या है, उनको नहीं मालूम। हमको मालूम है शफीकुर रहमान बर्क क्या थे, उनको नहीं मालूम। हमको मिजाज मालूम है संभल का, हमको संभल का मिजाज मालूम है, कैराना का मालूम है, मुजफ्फरनगर का मालूम है, शामली का मालूम है, थाना भवन का मालूम है। वहां अंदाज नहीं था, बोले माइक लेके जाएंगे और डंडा लेके जाएंगे और सर्वे करा देंगे, हैं? ऐसा सोचे थे ऋचा जी? नहीं आदरणीय अमिताभ सर, सर्वे का आदेश होने के बाद पहले दिन भी पुलिस प्रशासन सर्वे टीम के साथ गया है और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ है। लेकिन पहले दिन के सर्वे के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा संभल के लोगों को लगातार उकसाया गया, लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काया गया। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि अशोक यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और इनकी मजबूरी है कि ये हमेशा पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े होते हैं, दंगाइयों के पक्ष में खड़े होते हैं। और आज फिर से समाजवादी पार्टी और स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दंगाइयों के पक्ष में खड़े हुए हैं। और आपने भी उस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता श्री रामगोपाल यादव जी ने तो कोर्ट को ही बता दिया कि कोर्टें देश में आग लगवा देगी। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके ये फिर से देश में दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर। अभी एएमआईएम के प्रवक्ता भी कह रहे थे और अशोक यादव जी भी कह रहे थे, नारों की बात कर रहे थे। एएमआईएम के प्रवक्ता ने उन नारों की बात क्यों नहीं की जिसमें नाराए तकबीर और गजवाए हिंद का नारा देते हुए तमाम उपद्रवी भीड़ निकल आई। और एआईएमआईएम के प्रवक्ता जी को मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अभी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप लॉ की बात एक्ट की बात कर रहे थे, इनको ये एक्ट पढ़ना चाहिए। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, जिम्मेदार नेता और एमआईएम के लोग लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं, आपके माध्यम से मैं भी ये पूरे देश को बताना चाहती हूँ, उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 की उपधारा 3 के क में लिखा हुआ है कि जो भी इमारतें एएसआई के द्वारा संरक्षित की गई हैं, उन ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। लेकिन ये मस्जिद नहीं रुक जाइए, मैंने आपके बीच में नहीं, अभी केवल ऋचा सिंह फिर नदवी जी। आपको जानकारी नहीं है, ये मस्जिद एएसआई के अंडर में नहीं थी,
ये मस्जिद संभल की जामा मस्जिद है। चुप कराइए अमिताभ सर। ठीक, अभी रुकना होगा नकवी साहब अपनी बारी में। जी जी देखिए, आप एक तो पूरे देश को गलत जानकारी देके भड़काना बंद करिए। अपनी राजनीति की दुकान के चक्कर में समाजवादी पार्टी और एमआईएम जैसे लोग पूरे देश को दंगों की आंख में झोंकना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और आपको ये एक्ट पढ़ना चाहिए, मैं इसीलिए ये एक्ट लेकर बैठी हुई हूँ। आप जाइए, इसकी धारा 4 की धारा 3 और का को पढ़िए। और एएसआई के द्वारा 104 वर्षों से संभल की जामा मस्जिद को संरक्षित किया जा रहा है। बिल्कुल कानून के पास ये ठीक है ऋचा जी, अब रुकना होगा सर्वे करने का आदेश दे सकता था और उसी के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, रुकना होगा अभी रुक जाइए, अभी दोनों लोग रोकिए, नदवी को भी रोकिए, ऋचा को भी रोकिए। अशोक जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं, एएसआई दखल दे सकती नहीं दे सकती, संरक्षित है कि कौन सी रक्षित है, ये सब ना नदवी तय कर सकते, ना ऋचा ना हम। ठीक, ये अदालतें तय कर रही हैं, उन्हीं को करने दीजिए। ये एमआई वाले लिख के देंगे कि यहाँ दखल हो सकती, वहां नहीं हो सकती। कानून है, कानून की व्याख्या अदालत करेगी, ये पार्टियां करेंगी। इसलिए मैं उस बहस में नहीं जा रहा आज, मैं केंद्र। अशोक भाई जी, ये बयान मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कोर्ट वाले तो आग लगवा देंगे पूरे देश में ऐसे फैसले देके। क्या अदालतें देश में आग लगवाने का काम करती हैं, या पथराव करने वाले लोग देश में आग लगवाने का काम करते हैं? बड़ा गंभीर बात है। अगर ऐसी ये बात सच है कि भारत में की जुडिशरी आग लगवा रही तो फिर बहुत ही गंभीर बात कह दी। नहीं, अमिताभ जी, हमारे देश की न्यायपालिका बहुत ही रिनाउंड संस्था है और उन संस्थाओं पे देश के हर नागरिक को अटूट भरोसा है। लेकिन अगर इस तरह के क्रियाकलाप अगर जज के द्वारा किया जाएगा तो सवाल उठता ही है। अमिताभ जी, आप ये बताइए कि बिना दूसरे पक्ष के सुने, अभी नदवी जी ने कहा, अरे भाई आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट जाओ, क्या आप सड़क पर ये बोलोगे? अमिताभ जी, जिस संस्था के द्वारा अमिताभ जी गलती की जाएगी, उस संस्था पर टिप्पणी क्या नहीं हो सकती क्या? अगर कोई संस्था अगर ये टिप्पणी है कि ये अदालतें आग लगवा देंगी, ये छोटी टिप्पणी है क्या अशोक भाई? देखिए अमिताभ जी, इस तरह का काम अगर अदालत के द्वारा किया जाएगा तो कि इस पे टिप्पणी क्या करेगा कोई आदमी? आप ये बताइए कि अगर जानबूझ के इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, प्रभाव में और इसके इन्फ्लुएंस में आकर के बिना एक्स पार्टी को सुने अगर इस तरह का फैसला दे दिया जाएगा तो क्या सवाल उस पर उठना लाजमी नहीं है? सवाल कोई भी उठाएगा उस पर। अमिताभ जी, कोई भी अदालत के फैसले पे सवाल उठाना, देखिए ठीक है अशोक जी, ठीक है ऋचा, रुको भैया, रुको मुझे, ठीक है अशोक भाई, मुझे, अरे रुक जाओ भाई ऋचा सिंह, मुझे याद है जो बात अब अशोक जी या बाकी उनके नेता बोल रहे हैं, यही बात कांग्रेसी बोले थे जब 75 में इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। रंजना जी को भी याद होगा, जगमोहन लाल सिन्हा ने, क्या तो कांग्रेसी भी ऐसी अभद्र भाषा लेके सड़कों पे उतरे थे और जगमोहन लाल सिन्हा को भरपेट गाली दे रहे थे, गाली गुप्तार कर रहे थे। क्या हम जानते हैं कहां सीखे हो आप लोग, ट्रेनिंग वहीं से लिए हो। बोले क्या कोर्ट की स्थिति नहीं करेंगे हम लोग? भैया खूब करो, कोर्ट जाने, आप जानो। रंजना जी, राजनीतिक दलों की स्थिति ये होगी, वो करे कोर्ट से भी दो हाथ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अपील नहीं करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे चौराहे पर। हम लोगों ने ऐसा कानून सुना था कि अपील होती है कोर्ट के खिलाफ, फैसले के खिलाफ। रंजना जी, हम अमिताभ जी ये कह रहे हैं जी कि सीपीसी, इन्होंने सीपीसी का नाम सुना है, जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। उस कानून के तहत जिला न्यायालय को, मुंसिफ को या जिला न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त हैं। 8 का एप्लीकेशन सीपीसी के प्राविजनों के तहत, सीपीसी के प्राविधानों के तहत दी गई थी। जज साहब ने अपने विवेक से या अपने अधिकारों से नहीं कि खुद से जाके आदेश पारित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने ऊपर से आदेश दिया कि आप आदेश कर दीजिए। सीपीसी नाम की पुस्तक होती है, उसको पढ़ लीजिए, कानूनी किताब। उस कानूनी किताब के तहत जज साहब के हाथ बंधे होते हैं और उन बंधे हाथों के तहत ये निर्णय किया गया है। आप सीपीसी उठाइए और खोलकर पढ़ लीजिए। जी ठीक बात है। नदवी साहब, वही प्रश्न कि अदालत का फैसला हमको पसंद नहीं आएगा तो जो वीडियो चल रहा है ना कि सड़क पत्थरों से पाट देंगे,
ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ठीक बात तो एक है। मिनट रुक जा भाई, बात तो पूरी सुन लो। अदालत का जो भी निर्णय, अरे एक मिनट रुको, अदालत का जो भी निर्णय आता है, एक को पसंद होता है, दूसरे को नापसंद होता है, तो फिर खुलेआम चालू हो जाए पूरे देश में। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसा? देखिए, भड़काया गया है। और आपको जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक बात है आपकी कि विष्णु शंकर जैन जो है वो सर्वे कमीशन नहीं थे, एडवोकेट कमीशन नहीं थे, वो वहां पे पटिशनर थे और उन्होंने पटिशन किए। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये देखिए वीडियो, ये देखिए, ये किस प्रकार का नारेबाजी हो रही है। अच्छा, नारेबाजी हुई इसलिए पत्थर चलाना शुरू कर दिया, बोले पत्थर चलाएंगे। आप क्या करने जा रहे थे वहां पर, ये बताइए। नहीं, नारेबाजी होगी तो पत्थर चलेगा, उसका जवाब पत्थर तमंचा है। आप सर्वे करने जा रहे थे, आप सर्वे करने जा रहे थे ना, भड़काऊ नारेबाजी तो नहीं लगाने जा रहे थे। आप सर्वे करते, आपने पहले दिन भी सर्वे किया था, आप दूसरे दिन भी सर्वे करते, और जब तक सर्वे रिपोर्ट में आप फाइल करें आप सर्वे करते रहते। लेकिन आपकी मंशा थी कि आप लोगों को भड़काएं, आपकी मंशा थी कि आप दंगा कराएं, आपकी मंशा थी कि आप लोगों के कत्ल का जरिया बने, आपकी मंशा थी कि आप जाएं और जो हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अमन शांति चल रही है उसका किसी न किसी तरीके से खात्मा करें। इसीलिए विष्णु शंकर जैन के साथ जो लोग जा रहे हैं, आप मस्जिद का सर्वे करने जा रहे थे, आप किसी सेना पर महाज पर थोड़े जा रहे थे कि आप जय श्री राम और उस प्रकार के दूसरे ना, आप किस बात की फतेह का जश्न मना रहे थे? अरे कोई कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि आप जाके सर्वे कर लीजिए, तो कोर्ट ने यह भी कहा होगा कि पूर्ण अमन और शांति में शांति व्यवस्था बनाए रखकर आपको सर्वे करना है। ये नहीं कहा था क्या कोर्ट ने? आपने कोर्ट का वो पालन नहीं किया। और सुनिए ऋचा सिंह जी, आप बार बार कह रही हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर कानून का राज चलेगा, और जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ। ठीक है मुफ्ती साहब, समय कम, अभी रुकना होगा। ऋचा जी अभी रुकना होगा, समय कम है, समय कम। अशोक भाई, मेरा प्रश्न वही, कोर्ट तब तक सम्मानित है जब तक हमारे मजे का फैसला देगा, नहीं देगा तो हम हजार, अरे रुक जाओ भाई, तो हम 1000-2000 लड़के उतार देंगे गली में, बोले देख कपार फोड़ो सबका, क्या? अब बोले कोर्ट की भी इस्तेसी करेंगे सड़क पर, और कहेंगे यही लोकतंत्र है। ऐसे ही है, यही नहीं, बिल्कुल नहीं, चलने लगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर ये जान लो चिंगारी का खेल बुरा होता है। आज फैसला आपके खिलाफ है, कल दूसरे के खिलाफ होगा, पर फिर तो हर आदमी पत्थर लेके अपना फैसला कर लेगा सड़क पर। ये चाहते हैं ऐसा हो जाए, ऐसी मान्यता हो जाए, बोले कोर्ट ठेंगे पे, जज साहब ठेंगे पे, बोले पत्थर से फैसला करेंगे, ऐसा चाहते हैं हम भारत। देखिए अमिताभ जी, इस देश में या प्रदेश में अनारकी व्यवस्था कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कानून का राज हो, कानून सम्मत कोई भी काम हो। सवाल तब खड़े होते हैं ना अमिताभ जी, जब इस तरह के जो नेक्सस है प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का, जुडिशरी का, एक नेक्सस बनाकर जब इस तरह के प्रायोजित दंगे कराने की साजिश रची जाती है ना अमिताभ जी, तब सवाल खड़े होते हैं। और इस नेक्सस का ही प्रतिफल है, इस नेक्सस का ही तो रिजल्ट था उस दिन जो बहराइच में दंगा हुआ और जो दंगा कल संभल में हुआ। तो ये सरकार प्रायोजित दंगा है। ठीक है अशोक जी, ठीक है, समय कम है, समय कम है। ऋचा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है सरकार और कोर्ट का नेक्सस है, हिंदी में बता दें, साठ गांठ है, मिली भगत है। सपा ने सारे अदालतें लपेट ली, मुंसिफ से लेके और खन्ना साहब हमारे चीफ जस्टिस तक, बोले मिली भगत में शामिल है लोग, लो कर लो बात। अब खन्ना साहब जाने, समाजवादी पार्टी जी, समाजवादी पार्टी को चूंकि संवैधानिक संस्थाओं का, न्यायालय का, किसी का भी सम्मान करना नहीं आता है, ये हमेशा संवैधानिक प्रक्रियाओं का अपमान करते हैं, न्यायालय का अपमान करते हैं, चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, क्योंकि ये अपनी हार नहीं पचा पाते हैं, चाहे वो चुनावों में हुई हो। जब चुनाव में हार होती है तो चुनाव आयोग को उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जब इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता या इनके मन का निर्णय नहीं आता या इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, तब ये न्यायालयों को जिम्मेदार बता देते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ठीक है ऋचा, मैं छोटे से रंजना जी आपसे लूंगा, बहुत छोटे टिप्पणी। सपा कह रही है सरकार और जुडिशरी की साठ गांठ है, मिली भगत है, छोटी सी टिप्पणी। सपा में आप जानते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई का स्तर बिल्कुल निम्न है, इनको कानून का कोई ज्ञान नहीं है, इनको संविधान का कोई ज्ञान नहीं। अगर इन्होंने 2 पुस्तकें सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखा होता, पढ़ा होता, तो इस तरीके की अनर्गल बात नहीं करते। ये संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, कानून की पुस्तकों का भी अपमान कर रहे हैं और साथ साथ न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, जब इनकी सरकार थी, आप बहुत पढ़ी लिखी बैठी यहाँ पे, तब ये न्यायालय आपको पता है
सीआरपीसी आईपीसी सब बदल गया, पता है कि नहीं आपको? तब भी तो न्यायालय नहीं, ने आपको फैसले आपको दिए, जब पता नहीं है, बीएनएस हो गया है भाई, रेस्टोर पढ़िए करने का उसको। फैसला अदालत भारतीय ने दिया न्याय था। संहिता, क्यों नहीं साठगांठ कर भारतीय पाए? नागरिक भूल सुरक्षा है, न्यायालय संहिता, कानून के भारतीय दायरे साक्ष्य में अधिनियम, विवेक से ये सब हो आदेश गया है। देती और आप बड़ी विद्वान वाली बैठी हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं है कि सीपीसी सीआरपीसी का जो है अब नाम क्या बदल के हो गया है? पढ़ के आई हैं आप? पढ़ी है बीएनएस क्या होता है? बीएनएस के बारे में सुनी है? भारतीय न्याय संहिता के बारे में सुनी है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में पढ़ी है कभी? भारतीय साक्ष्य ठीक है, अधिनियम दोनों पढ़ी है? मित्रों को रोकूंगा, रंजना जी को भी, अशोक जी को भी। अब आप समझ कानून लेके यहाँ पे बोल रही हैं। अरे भाई यहाँ संबल ना बनाओ, रुक जाओ, ठीक है, अभी रुकना होगा। बहुत बड़ी ज्ञाता है। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा, आगे बात आ गई। दो तीन चीजें बड़ी विचित्र हैं। मुझे याद है, अचानक से दिमाग में आ गया तो कही दूं, अशोक भाई इतिहास के पन्ने कभी बदले नहीं जा सकते, ठीक? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरामिलिट्री फोर्स को सुरक्षा मालूम कब दी गई थी? उससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ही सुरक्षा करती थी। हल्ला बोल अभियान के तहत उच्च न्यायालय में सपा के जावाज खाड़कू घुस गए थे क्या? और जजों का सम्मान समारोह आयोजित कर दिया था उन्होंने अंदर, क्या? नारा लगाते हुए हल्ला बोल, क्या? ऋचा को भी याद होगा, तब ये छोटी होंगी लेकिन याद होगा, बाद में लोगों ने बताया होगा वकील, क्या? जो मिला उसका सम्मान समारोह, हल्ला बोल। उसके बाद से पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, क्या? ये न्याय के प्रति हमारा सम्मान है? हम ऐसी न्याय व्यवस्था चाहते हैं? मैं फिर चंद्रचूड़ जी को याद करूंगा, अभी उनको रिटायर हुए बहुत दिन नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विपक्ष के लिए सर्टिफिकेट, विपक्ष से सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ी सीजीआई बना था। बोले उनके पक्ष में फैसला दो तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, और खिलाफ दे दो तो सुप्रीम कोर्ट बिका। पूरी इस बात का कोई मतलब नहीं, रविश। उन्होंने कहा था हम पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं है, मतलब वही कह रहे थे हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा थोड़ी नहीं यार, हम अदालत है। लेकिन मैं तो वो सवाल उठाता हूं जो ननकू को समझ में आए। सारी कहानी एक तरफ, ये मस्जिद है कि हरिहर मंदिर है, मैं क्या जानूं, तो अदालत तय करेगी। बाबरनामा आईने अकबरी भी अदालत में रखी गई, उसके प्रसंग भी हैं, साक्ष्य हैं। राम मंदिर के लिए भी लोग ऐसे कहते थे। आज जो इनके नदवी साहब के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनके अब्बा हुजूर तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में रहते थे, क्या? तो वो कहते थे कि कोई सर्टिफिकेट है राम का बर्थ का है, तो सर्टिफिकेट भी मिल गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो कहना था वो कह दिया। ये नहीं, असदुद्दीन तो तब थे ही नहीं, इनके अब्बा, ठीक ना? तो वो भी हो गया। अब ये हरिहर मंदिर है कि नहीं है, ये फैसला तो जज ही करेंगे। ये समाजवादी पार्टी तो नहीं कर सकती, ना नदवी साहब कर सकते, ना ओवैसी कर सकते, ना अशोक जी कर सकते, ना कोई कर सकता। ये फैसला तो भारत की न्यायपालिका ही करेगी। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। अच्छा लगे ठंडा पानी पियो, बुरा लगे गर्म पानी पी लो, बस वही करेगी। अयोध्या में फैसला आएगा तो देश में आग लग जाएगी, ऐसा कहने वाले बहुत लोग थे, कहीं आग नहीं लगी। मध्य दिवस अति शीत न घावा, पावन काल लोक विश्रामा, ऐसा बन गया मंदिर, क्या कहीं कोई लफड़ा झपड़ा नहीं हुआ अशोक जी? और लोग कहते थे कि ऐसा हो जाएगा, जान लो। हाँ, कुछ नहीं हुआ, सच्ची मुच्ची कुछ नहीं हुआ। 370 के लिए भी कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी। उर्दू के बड़े बड़े शब्द फारूक साहब इस्तेमाल करते थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया इस्तेमाल करती थी, महबूबा। किसी ने कंचा भी नहीं उछाला है। 370 खत्म हो गया, सुपुर्द खाक हो गया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, अदालत के फैसले से जियाउर रहमान बर्क को नाराजगी थी, या जो 2-4 हजार ये जो लड़के उतरे हाथ में पत्थर और तमंचा लेकर, इनको नाराजगी थी, तो दादा रे अदालत ही जाओगे ना, या अपने पार्टी कार्यालय में बैठ के फैसला कर दोगे?
ये तो नहीं हो सकता। और ये दोहरा चरित्र मत रखिए। बहराइच में मरा वो बवाली था, है, और यहां जो गोली से मरे वो मासूम थे। ऐसा ये दोहरा चरित्र मत रखिए। जो भी मरता है वो दुख का विषय है। इसीलिए मैंने ये सवाल भाजपा से भी पूछा। मैं प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन एक सवाल और भी खड़ा होता है। मेरी बात से अशोक जी दिल में सहमत होंगे। गिराने का आदेश तो दिया नहीं था, जमींदोज कर दो मस्जिद, ऐसा तो आदेश था नहीं। फोटो खींचो, वीडियोग्राफी करो, है ये ना, दरवाजा खोल देते, इसमें कौन सी मुश्किल थी, कोई समस्या थी? क्यों नहीं खोला गया दरवाजा? क्यों बवाल है भाई? अल्लाह अकबर करके क्यों सड़क पर निकलोगे? अदालत ने कहा इनके फोटो खींच के लाओ, देख के आओ कौन सी दीवार पर क्या स्थिति परिस्थिति है, वीडियो बना लो, इसमें क्या समस्या है? क्यों टची हो रहे थे सब लोग? क्या अदालत को यह अधिकार नहीं है? या ये पार्टियां ये साहस जुटाएं और ये कहें कि देश की किसी भी मस्जिद पर अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा? यही कह लो, एक बार प्रस्ताव ले आओ। बोले मुकदमा केवल मंदिरों पे चलेगा, क्या मठों पे चलेगा, मस्जिद पे नहीं चलेगा, नाराय तदबीर हो जाएगा। यही प्रस्ताव ले आओ पहले, फिर तब भी हम जाने। कोई समस्या है क्या? जो स्थिति बनी वो अच्छी नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश को सुलगाने की साजिश रची गई। वो तो अच्छा है कि आग वहीं थम गई। मैं फिर कहूंगा, चिनगारी का खेल बुरा होता है। शुक्रवार को जियाउर रहमान बर्क वहां गए थे मस्जिद, अशोक भाई, वो संडे को नहीं थे लेकिन शुक्र को गए थे, भीड़ के साथ गए थे, और मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था? कोई अदालत कुछ कहे, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रही थी। क्या वो चीफ जस्टिस के भी चीफ जस्टिस हो गए? फाइनल जजमेंट ही सुना दिया सीडीओ पे भाई ने। नहीं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, कुछ तो कलाकारी करेंगे ही। आज कहा जा रहा वो इतवार को नहीं थे। अरे शुक्र को तो बीज बो आए थे, तब इतवार को क्या करते? शुक्र को जो योजना बनाए थे उसका प्रकटीकरण इतवार को हो गया। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और एक बात जिसकी ओर नदवी भाई ने बार बार आग्रह किया, उस पर एक टिप्पणी करके बात समाप्त कर दूंगा, कि वहां कुछ नारे लगे। नारे लगेंगे तो हजारों लोग पत्थर लेके हाथ पे आ जाएंगे, हैं, और 20 पुलिस वालों को घायल कर देंगे, 50 वाहन फूंक डालेंगे। बोलो नारा क्यों लगा? गजब करते हो यार, आप भी नारा लगा लो। बोलो ना, नारा लगेगा तो हम सर कलम कर देंगे, ऐसा चलेगा क्या? आप भी लगा लो ना नारा। ये नारे तुझे कितने लगे एक दौर में? अभी साल ही 2 साल हुआ, ज्यादा नहीं। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और रिदम में लगे। उसकी रिदम बड़ी अच्छी अच्छी बनाई, महिलाओं ने भी लगाए, पुरुष छोड़ो। मैंने वो वीडियो भी देखे। वो क्या थे? फलाने की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। नहीं, वो कव्वाली थी, अंताक्षरी थी, भजन था के ख्याल था, वो ठीक था। बोले यहां नारा कैसे लग गया? क्या करने जा रहे थे? अरे भाई साहब, सर्वे नारा लगाने वालों को तो नहीं करने दिया जा रहा है ना। सर्वे तो कोर्ट ने जिसको तय किया वही करने गया था। फिर आपको क्या तकलीफ थी? सारे मस्जिद मुसलमान वहां दरवाजा खोलते और उनका इस्तकबाल करते टीम का। मस्जिद के अंदर तो कोई नारा लगा नहीं रहा था। ये उत्तेजना का खेल बुरा है। और 2-2.5 हजार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बर्क साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, विधायक के लड़के के। मेरे लिए वो चिंता का विषय नहीं, इनके पास वकील भी है, ये कर भी लेंगे। क्या दिक्कत होती है? जिसका पिता सब्जी का ठेला लगा रहा है उससे पत्थर चलवा दिया। क्या अब ठेला बेच के, क्योंकि सब्जी बेच के तो मुकदमा नहीं लड़ सकता अशोक भाई, ठेला ही बेचना पड़ेगा वकील साहब के लिए। नदवी भाई तो वकील हैं, जानते हैं।
ऐसे हजारों लोगों को उस मुश्किल में डाल दिया गया संभल में। संभल का प्रयोग ईश्वर की कृपा रही कि वहीं थम गया, लेकिन आगे ये प्रयोग दोहराया जा सकता है। इस पर शासन को भी निगाह रखनी होगी, समाज को भी निगाह रखनी होगी। धन्यवाद।